देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है समझते हैं हम लोग। ठीक है, किसी गन से अगर क्या करेंगे, किसी बुलेट वगैरह को जब फायर करते हैं तो क्या होता है उसमें कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है और ये भी इसके ऊपर पीछे रिक्वाइल वाला फोर्स लगेगा ना। गन से फायर करते समय क्या होता है, आगे बुलेट भी उधर जाएगा तो पीछे भी धक्का लगता है ना, रिक्वाइल का फोर्स लगता है। और न्यूटन का तीसरा लॉ ये कहता है कि दोनों भी ऑब्जेक्ट पर क्या इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा ना, जितना फोर्स उसके ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स इस पर भी लगेगा। ठीक है, तो इसका अगर मान लिया जाए कैपिटल एम इसका मास है और इसका जैसे इसका मास हो गया क्या m1 और इसका मास है m2। ठीक है, ये m1 और ये m2। अच्छा m1 तो ज्यादा है ना किससे, m2 से। इसका जो वेलोसिटी होगा इधर वो क्या होगा v2 और इसका जो वेलोसिटी होगा इधर वो मान लिया क्या जाए क्या v1। अच्छा पहले तो गन और क्या जो इसके अंदर का जो बुलेट है वो दोनों तो पहले रेस्ट में था, पहले दोनों रुका हुआ था। तो पहले मोमेंटम इसका क्या था शुरू में जीरो, शुरू में इसका मोमेंटम जीरो। और जैसे गन फायर किए तो फायर करने के बाद क्या हुआ जरा देखा जाए, इसका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, इसका मोमेंटम बाद में जो फाइनल होगा मोमेंटम इसका वो हमारा कितना आएगा, मास इंटू वेलोसिटी m2v2 पॉजिटिव में, और इसका जो मोमेंटम आएगा वो माइनस में m1v1। अच्छा उसके बाद दोनों को अगर जोड़ेंगे तो फिर ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, मोमेंटम दोनों का सेम रहता है। अगर इसका मास ज्यादा है तो वेलोसिटी इसको पीछे कम मिलेगा, इसका मास कम है तो इसको वेलोसिटी ज्यादा मिलेगा। तो कम और ज्यादा का ये कॉम्बिनेशन बराबर रहता है और क्या हो जाता है दोनों कैंसिल आउट कर लेगा। मतलब नेट अगर करेंगे तो नेट मोमेंटम इसको और इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस हमारा कैंसिल आउट होकर के जो फाइनल मोमेंटम आएगा वो भी क्या रहेगा, जीरो। ध्यान रखना कभी भी इस तरीके से बुलेट वगैरह को फायर किए तो वहां पर क्या हुआ, दोनों के बीच इंटरनल फोर्स लगा, एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यहां पे क्या काम करेगा, इंटरनल फोर्स। तो कभी भी अगर वस्तु के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ इंटरनल फोर्स काम कर रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा हो, तो मोमेंटम उसका जस का तस रहता है। नेट मोमेंटम पहले जीरो था तो बाद में भी नेट मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ इतना ही बात कहता है कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट है अगर, ठीक है, अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उसका जो नेट मोमेंटम है वह हमेशा कंजर्व रहेगा। खास करके जब भी दो वस्तु एक दूसरे से टकराता है, कोलिजन हो रहा होता है। ठीक है, इसी में अगर एग्जांपल के लिए जैसे अगर बात करें कि ऑब्जेक्ट है ये और एक है ये, ठीक है, इसका वेलोसिटी इधर है, इसका इधर है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका स्पीड है u1, इसका स्पीड है u2। दोनों आगे जा रहा है, जाने के बाद क्या हुआ, कुछ देर के बाद ये लोग टकराया एक दूसरे से, और टकराने के बाद फिर दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया, टकरा करके फिर अलग अलग हो गया। दोनों का मास तो क्या सेम है, मास में तो कोई आपत्ति नहीं, इधर नहीं। इसका रफ्तार हो गया मान लो v2 और इसका रफ्तार हो गया क्या v1। जब दोनों वस्तु एक दूसरे से टकराया, दोनों उस तरफ लुढ़क रहा था, जा रहा था ना, पहिया है अगर, तो दोनों लुढ़क रहा था, तो ये जब उसको टक्कर मारा, मारने के बाद जब दोनों अलग अलग हुआ, तो ऐसे स्थिति में यहां पे जब दोनों टकराएगा तो दोनों के बीच का फोर्स कैसा फोर्स कहलाएगा, इंटरनल फोर्स। जब कोलिजन होता है, टकराव होता है, तब जो दोनों के बीच फोर्स काम करता है वो क्या होता है, एक प्रकार का इंटरनल फोर्स होता है। ठीक है, और टकराने के बाद जब दोनों अलग अलग हो गया तो अब इसका ये, तो अब पहले का मोमेंटम कितना है, m1 u1, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, और क्या m2 u2, ये पहले का मोमेंटम और बाद का जो मोमेंटम है दोनों बराबर रहेगा, m1 v1 प्लस क्या m2 v2, दोनों बराबर रहेगा। यानी कि p इनिशियल बराबर p फाइनल। यही कहना चाहते हैं कि यहां पर सिर्फ
कौन सा इंटरनल फोर्स काम कर रहा है, सिर्फ ओनली इंटरनल फोर्स ना। जब भी यानी कोलिजन होगा या फिर इस तरीके का ऐसे फायरिंग हो रहा है ना, या फिर रॉकेट वगैरह जो है वो जब ऊपर जाता है तो पीछे जल रहा है तो ये ना फ्यूल वगैरह निकलता है ना, तो उसमें भी क्या होता है हमारा कि वो सब हमारा क्या है जहां, या फिर अगर कोई बम का टुकड़ा रखा हुआ, जैसे मान लीजिए कोई है, कोई इतना बड़ा अगर कोई बम है या ऐसा कुछ, वो चीज मान लिया जाए अगर ब्लास्ट करता है कोई भी चीज, मान लिया जाए 3 टुकड़ा में टूटा, तो वहां पर जो फोर्स काम करेगा वो क्या होगा, इंटरनल होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो जब भी एक्सप्लोजन होता है, तो एक्सप्लोजन जब भी होगा तब, या फिर कॉलिजन हो रहा है, दो वस्तु टकरा रहा है तब, ये सब में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, क्योंकि उसमें सिर्फ इंटरनल फोर्स काम करेगा, एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। तो हमको इस बात को लैंग्वेज में लिखना होगा कि जब भी किसी क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा होता है, तब उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, बदलता नहीं है, या उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। क्या लिख दिए कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी और ऑन द सिस्टम देन इट्स मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो ये सब तो उदाहरण ऐसे ऐसे बताएं, इसमें कब कब सिचुएशन में केस कौन कौन सा है जिसमें होता है कि एक तो हो गया एग्जांपल के लिए कॉलिजन हो रहा हो, ठीक है, या फिर एक्सप्लोजन हो रहा हो ना, या फिर फायरिंग हुआ, वो भी तो एक प्रकार का एक्सप्लोजन ही हो गया। फायरिंग भी जब होता है तो एक्सप्लोजन भी है, अंदर में बुलेट वगैरह का जो मसाला वगैरह वो सब जलता है, उसके बाद उससे ये निकलता है। तो ये सब टाइप का चीज कभी भी रहेगा ना, तो ये सब पे काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ही प्रिंसिपल पर रॉकेट वगैरह काम करता है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और गन भी उसी पे काम करता है ना, बम भी सब भी उसी पे काम करता है। लिखा जाए इसको तो देखो, इसमें इसका तो उदाहरण हुआ ही, क्या लिख दिए हैं वही, इस वाले में भी वैसा ही सेम हो रहा है ना, गन से बुलेट उधर फायर हुआ तो क्या हो गया, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम सेम रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा। शुरू में भी नेट मोमेंटम 0 क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, बाद में भी क्या होगा, दोनों का नेट मोमेंटम 0 ही रहेगा, इसका नेगेटिव में उसका पॉजिटिव में, और दोनों का वैल्यू रहेगा बराबर, इसलिए वो कैंसिल आउट होके 0। कभी भी बुलेट और इस प्रकार का सवाल दिया रहे तो दोनों को क्या करना, M1 भी इसका M1 V1 और इसका M2 V2 बराबर कर देना। ऐसा गन वाला और बुलेट वाला सवाल रहेगा तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज। अब आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसमें एक चीज का, हाँ ये तो ध्यान ही रखना है कि कॉलिजन, एक्सप्लोजन और फायरिंग ये सब टाइप का चीज हो रहा होगा तो हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहता है। और रॉकेट किस पर वर्क करता है, एक छोटा सा बात और ना, हाँ, या सैटेलाइट वगैरह ये सब जो ऊपर भेजते हैं किस पे वर्क करता है, वर्क्स ना ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ना। रॉकेट भी जो काम करता है ना वो किस पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है, इसको भी नोट डाउन कर देना है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जरा सा इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। देखो एनसीईआरटी में जैसे लाइन बाय लाइन टॉपिक है उसी तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, जैसे कि अगर मान लिया जाए, इसको समझते हैं पहले कि ये कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इस तरीके से टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल दिए इसका, ये टेबल पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट और ये पूरी तरीके से क्या है, रेस्ट में रुका हुआ है, ये पूरी तरीके से ये रेस्ट में, और इस पर काम करने वाला नेट फोर्स 0 है, रेस्ट में है, रुका हुआ है यहां पे, इसका मतलब इस पे काम करने वाला क्या, नेट फोर्स
जीरो है तब ना, ना इधर ना उधर किसी तरफ जा नहीं रहा है। तो इफ नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो देन इट इज इन इक्विलिब्रियम। बस इतने दो बात है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर काम करने वाला नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, तो कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या चीज में है, इक्विलिब्रियम में। जैसे कि इसके ऊपर नीचे के तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये टेबल को दबाएगा तो टेबल भी इसको ऊपर के तरफ दबाएगा ना, तो टेबल के द्वारा ये एक प्रकार का, इसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या होता है नॉर्मल फोर्स समझेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाने वाला फोर्स समझेंगे उस पर। तो ये दबाएगा नीचे तो टेबल भी नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट फोर्स क्या हो गया, बराबर। तो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो रहेगा तो इक्विलिब्रियम में कहेंगे, ठीक है। नेट फोर्स जीरो होने से एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यही चीज को हम लोग लिखते हैं। फिर उसके बाद कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स, उसको हम लोग जानेंगे। लिख लेते हैं इसको। क्या, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। जैसे अगर मान लिया जाए एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है F1, एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है F2, दो फोर्स काम कर रहा है, और एक फोर्स इधर से काम कर रहा है F3। जैसे एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स इधर, एक इधर, एक इधर, तीनों फोर्स काम कर रहा है, और तीनों को जब वेक्टर के तरीके से जोड़ते हैं तो नेट फोर्स अगर जीरो आ जा रहा है, इफ ये तीनों फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी जब तीनों का नेट करते हैं V1 प्लस V2 प्लस क्या V3 करते हैं वेक्टर के तरीके से, और तब इनका नेट फोर्स जीरो आ जा रहा है, देन इट इज इन इक्विलिब्रियम। मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स काम तो कर रहा है लेकिन नेट फोर्स क्या है, जीरो। जैसे एक फोर्स इधर से, एक फोर्स इधर से, दो फोर्स काम कर रहा है लेकिन दोनों इक्वल फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट कर लेगा। मान लिया जाए कोई एक वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर क्या हो रहा है, ये कोई एक वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाए, 5 न्यूटन का इधर से लगाए, फोर्स तो काम कर रहा है लेकिन नेट फोर्स क्या है, जीरो। 5 और 5 कैंसिल आउट हो गया, तो नेट फोर्स जीरो है, तो कहेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी वाला क्या किया है, एक एग्जांपल क्वेश्चन दिया है जिसमें कि टेंशन फोर्स वगैरह का इस्तेमाल कर दिया है, जिसके बारे में चर्चा पहले तो है नहीं, तो हम लोग कॉमन फोर्सेस वाला एक टॉपिक करेंगे, उसके बाद फिर तब एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखा जैस। हेलो हेलो। तो इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या समझे हम लोग, कि जब भी क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट फोर्स जो काम कर रहा है वो क्या है, जीरो है अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम। सिंपल बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को कुछ कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स अगला टॉपिक है एनसीईआरटी से। जो मैकेनिक्स में इस्तेमाल होने वाला कुछ कॉमन फोर्सेस है जिसको हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो कौन कौन सा है तो देखा जाए। एक होता है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, एक है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है, दूसरा है नॉर्मल फोर्स, ठीक है, तीसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg। टेंशन फोर्स पर हम लोग बातचीत करेंगे, नॉर्मल फोर्स क्या आता है वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये सब फोर्स है जो इस सब में अभी थोड़ा बहुत जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक होता है स्प्रिंग फोर्स, kx क्या होता है समझेंगे हम लोग, क्या होता है सारा चीज समझेंगे हम लोग। तो ये स्प्रिंग फोर्स, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, इन सब के बारे में हम लोग को एक एक करके समझना है ना। लॉज ऑफ मोशन में ये टोटल 4 फोर्स है जिसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद तब आगे है फ्रिक्शन फोर्स वगैरह वो सब चीज, तो उसका तो टॉपिक ही बना हुआ है, वो पढ़े। कुछ कॉमन फोर्सेस है ये सब जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे आगे चल के। तो सब कुछ समझते हैं कि क्या होता है आखिर ये टेंशन का फोर्स, क्या होता है आखिर ये नॉर्मल फोर्स,
ये सब कुछ समझते हैं हम लोग। हाँ, माइनस के एक्स एम जी नॉर्मल और ये टेंशन क्या होता है सबको समझना होगा हम लोग को बारी बारी से। ठीक है, लिखे। चलो आगे हम लोग सबसे पहले समझते हैं क्या होता है आखिर टेंशन फोर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन फोर्स, हाँ, या कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन। हाँ, टेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है हम लोग समझते हैं, क्यों टेंशन आता है। हाँ चलो देखो, जैसे मान लिया जाए कोई इस तरीके से छत से धागा बांध करके कोई एक ब्लॉक इस तरीके से हम लोग लटका दिए, छत से धागा बांध करके कोई एक ब्लॉक लटका दिए, और इसका जो एम है वो क्या है, इसका मास है, एम इसका मास है। अच्छा है, इसी में हम लोग को यहां पे होगा क्या जरा देखो तो, इस पर नीचे के तरफ एक फोर्स लगेगा जो होगा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो तो नीचे के तरफ क्या काम करेगा, एम जी ना, ड्यू टू ग्रेविटी, क्या ग्रेविटी के कारण नीचे के तरफ कौन सा फोर्स, mg फोर्स काम करेगा। ठीक, अब ये जैसे नीचे की तरफ खींच रहा है तो ये जो धागा है इस धागा में एक तनाव पैदा होगा, वही है क्या, टेंशन का फोर्स। टेंशन का फोर्स हमेशा वस्तु से दूर, बॉडी से अवे लगता है, मतलब जैसे ये है तो ये धागा इसको क्या किया है, ऊपर की तरफ खींच के रखा है, तो वो जो टेंशन का फोर्स लगा रहा है वो ऐसे लगेगा ऊपर की तरफ, ये टी, यही है फोर्स ऑफ टेंशन, फोर्स ऑफ टेंशन। अच्छा, चूंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में ये इस तरीके से रुका हुआ है, इसका मतलब इस पे काम करने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो है। ध्यान से देखो, सिंस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज इन इक्विलिब्रियम, m मास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है तो देखो तो इस इज इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में है ना, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों को जोड़ेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो माइनस टेंशन प्लस एम जी बराबर क्या है, जीरो। नेट फोर्स हमारा क्या हो रहा है, जीरो। यानी कि ये उधर जाएगा अगर तो क्या हो जाएगा, टेंशन बराबर एम जी। यहां पर जो टेंशन है वो किसके बराबर है, एम जी के, दोनों बराबर है, इसीलिए कैंसिल आउट हो गया, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। एक छोटा सा झलक दिखलाया है सिर्फ टेंशन का। अभी हमको और भी बारीकी से बात करना है टेंशन के बारे में, टेंशन फोर्स क्या होता है सब कुछ अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, लिखा जाए इसको। तो यही चीज इसमें हम लोग दो पॉइंट नोट डाउन में क्या लिखे हैं कि टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, टेंशन फोर्स जब भी किसी बॉडी के ऊपर काम करेगा तो हमेशा बॉडी से दूर उसको दिखाना है। और ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग हैव सेम टेंशन एट ईच पॉइंट। अगर कोई मासलेस स्ट्रिंग है, तब ऐसा रस्सी जिसमें मास नहीं है, वजन नहीं है, वजन को नेग्लेक्ट कर दिया गया, तो उसका हर पॉइंट पर टेंशन सेम रहता है। जैसे यहां पर इधर टेंशन है टी, तो यहां पर भी इधर टेंशन होगा टी, यहां पर भी अगर हम लोग टेंशन लेंगे तो कितना, वही सेम टेंशन होगा नीचे की तरफ टी। ये ध्यान रखें, बस यही कहना चाह रहे हैं उसमें। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से मतलब कैसे अप्लाई करना है, क्या है नहीं है, तो इसको समझने से पहले हमको एक छोटा सा एक बेसिक क्वेश्चन वगैरह करना पड़ेगा। उसके बाद जो है तब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4.6 करेंगे, तब जाकर के ये क्लियर हो जाएगा। चलो थोड़ा सा और इस पर आगे हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए यहां पर भी एक ऐसे इस तरीके से ऐसे वॉल दिया हुआ है, और यहां पे क्या है कि इसमें से इस पर एक ऑब्जेक्ट बांध दिए इस तरीके से। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट है
यहां से एक रस्सी इधर बांध दी है, ठीक, और यहां पे एक चीज लटका दी है इस तरीके से, और इसका एम इसका क्या हो गया, मास, एम इसका मास है, ठीक है। तो मास मान लिया जाए इसका, ये मास है कुछ भी 5 kg, 5 kg इसका क्या हो गया, मान लिया जाए मास हो गया, ठीक है। अच्छा, हमको पता करना है कि यहां पर रस्सी में टेंशन कितना पैदा हो रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज हम लोग कैसे कैसे डील करते हैं सब कुछ को बताते हैं जरा जरा। जैसे यहां पर एक एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री मान लिया जाए, ठीक, और ये एक धागा था जो कि ये यहां पे अटैच नहीं किए थे, तो ये एकदम बिल्कुल सीधा लटका हुआ था, और क्या किए, बीच में धागा को ऐसे बांध करके इधर खींच के यहां दीवार से लटका दिए। तो अब यहां पर ऐसे आकर के चला गया, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, तो यहां पर क्या क्या चीज हम लोग कर सकते हैं वो बताते हैं। देखा जाए, इस रस्सी में एक टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, ऐसे T1, टेंशन नंबर 1, ठीक है, ये इधर काम कर रहा है इस बिंदु से अवे। अच्छा, ठीक है। अब एक बात ध्यान दिया जाए, इस टेंशन फोर्स का हम चाहे तो एक कंपोनेंट सब तोड़ सकते हैं। कैसे कैसे अप्रोच करना है वो बता रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक चाहे तो इस डायरेक्शन। कोई भी फोर्स, फोर्स यानी कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का हम चाहे तो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। हम लोग पढ़े हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन, उसमें एक टॉपिक था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वहां पर हम लोग पढ़े थे कि कोई भी वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर एक वस्तु है, इसमें इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो वस्तु थोड़ा ऊपर भी उठेगा और आगे भी आएगा। और इस वेक्टर का हम जब कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो कंपोनेंट तोड़ते समय एक बात ध्यान रखना है, जिधर एंगल उधर कॉस थीटा, ये भी बात किए थे हम लोग। ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा ना, दो पैरेलल लाइन है तो क्या, तो यहां पे इधर T1, तो इधर क्या लिख सकते हैं, T1 cos 30, इधर हो जाएगा T1 cos, ये T1 है ना, तो इसका कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे, T1 cos 30 और T1 sin 30, इधर क्या लिखेंगे T1 sin 30, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बिंदु पर इस रस्सी में जो टेंशन होगा उसका नाम रखते हैं हम लोग T2, इस रस्सी में जो टेंशन होगा उसका नाम क्या है, अच्छा, ठीक है। अगर हमको बोल दिया सवाल में कि T1 T2 फाइंड कीजिए या ऐसा कुछ, तो हम लोग कैसे कैसे डील करेंगे वही बात करते हैं। तो इधर एक तनाव है T1, उसका एक कंपोनेंट T cos 30 और T sin 30 तोड़ दिए, इस रस्सी में तनाव इधर है। अच्छा, चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग जरा सा। तो इसमें एक चीज देख सकते हैं जरा सा कि along x एक्सिस, जरा देखा जाए x एक्सिस की तरफ अगर देखें, इधर देखो तो x है, इधर क्या है y, तो ये जो बिंदु है ना ही ये इधर जा रहा है ना ही इधर आ रहा है, इसका मतलब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर होगा। इसी वजह से ना ही ये इधर जा रहा है ना ही इधर जा रहा है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब किसी वस्तु पे काम करने वाला नेट फोर्स 0 है, यानी इधर और इधर दोनों डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स सेम हो गया। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम फोर्स काम करेगा तो कैंसिल आउट कर लेगा, तो नेट फोर्स। अच्छा, तो यहां पर एक्स एक्सिस की में हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं भाई, T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T1 cos 30, अगर चाहे तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते, T2 किसके बराबर होगा, T1 cos 30, यानी कि अगर T1 का मान आ जाए तो हम लोग उससे निकाल सकते हैं कि T2 का मान क्या हो जाएगा। तो अब हम लोग ध्यान देंगे किसको निकालने में, T1 को। तो जरा देखा जाए, ये अप्रोच समझना है क्योंकि 12th में ये चीज काम आएगा। 12th में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा है, एक तो बिहार बोर्ड में भी क्लास 12th में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है जो कि इसी टेंशन फोर्स पे आधारित है, 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर में, और फिर सीबीएसई में भी पूछता है ये चीज, कंपटीशन लेवल में भी काम आता है। तो देखा जाए अब इसी में हम लोग कैसे इसको डील करेंगे। अब ये बिंदु ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, इसका मतलब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या है, बराबर है
ना। जब भी ऑब्जेक्ट ना ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ऊपर नीचे नहीं कर रहा, रेस्ट में है, इसका मतलब उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। अच्छा ठीक, तो यहां पर इस सिचुएशन में है ना, तो देखा जाए जरा सा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, अलोंग वाई एक्सिस ना, अलोंग वाई एक्सिस क्या लिख सकते हैं, वाई एक्सिस में T1 साइन 30 है कि नहीं, T1 साइन 30 बराबर mg। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg लगेगा ना, ऑब्जेक्ट पे हमेशा ग्रेविटी के कारण। अच्छा ये बराबर क्या हो जाएगा, mg। अच्छा देखो तो जरा सा, T1 ठीक है, और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। अच्छा m का मान कितना दिया हुआ, मास कितना दिया हुआ है 5 kg, 5 और g का मान 10 ना, टेकिंग z इज इक्वल टू 10 ना। मान लीजिए गिवन रहता है कि g का मान कितना लेना है, 10 लेना है कि 9.8 लेना है, वो अपना सिचुएशन पे दिया रहेगा। जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो ऐसे 9.8 लेके चलना पड़ता है हेड। तो अब यहां से T1 निकालेंगे, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इंटू क्या 2, तो 5 गुना 10 गुना 10, तो यानी कि T1 बराबर क्या आया 100 न्यूटन। ये तो फोर्स है ना, टेंशन क्या होता है, फोर्स, फोर्स का मात्रक क्या होगा न्यूटन, यूनिट न्यूटन हो गया। इसीलिए T2 बराबर T1 cos 30 ना, तो T1 यानी कि क्या 100 cos 30, तो यानी कि T2 बराबर T1 के जगह पे हम लोग 100 डाल दिए, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, यानी कि ये हो गया 50√3 न्यूटन। तो हमारा T2 टेंशन भी आ गया और T1 भी आ गया ना। तो ऐसा कभी सिचुएशन रहेगा तो हम लोग इस प्रकार से ऐसे इसको डील करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टेंशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बात ये चीज समझे, फिर हल्का यहाँ बात जाने, फिर एक आध चीज और दिखाते। देखो 12th में कैसा पूछा हुआ है, ठीक है 12th में ना, जब हम लोग 12th में जाएंगे तो बोर्ड लेवल पर भी, कंपटीशन लेवल पर भी कुछ ऐसा चीज देखने को मिलता है। क्या मिलता है समझो, इस तरीके से ऐसे दे देगा और यहां से एक रस्सी ऐसे लटकाएगा, एक इधर लटकाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, इसमें एक छोटा सा बॉल और इसमें एक छोटा सा बॉल लटका दिया, ठीक, और इसके ऊपर भी चार्ज दे दिया और इसके ऊपर भी चार्ज दे दिया, ठीक, और दोनों पे सेम चार्ज है, ठीक है, दोनों पे क्या है सेम चार्ज। तो जैसे सेम चार्ज रहेगा अगर, तो क्या होगा, दोनों के बीच रिपल्सन होगा, ठीक है, दोनों के बीच रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने के कारण ये दोनों इस तरफ ऐसे फैलेगा जाएगा। अच्छा ठीक, इस रस्सी का लेंथ अपना L है, इसका भी लेंथ, तो दोनों के बीच मतलब इस तरीके से रिपल्सन हुआ, रिपल्सन होकर के दोनों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया, मान लिया जाए ये डिस्टेंस, और ठीक है दोनों के बीच, और दोनों के बीच जो रिपल्सन ऐसे हो गया, ठीक। अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर मान लिया जाए दोनों पे चार्ज नहीं होता सेम चार्ज, तो क्या होता, छोड़ते तो क्या होता, दोनों ऐसे आके टकरा जाता। अच्छा दोनों पे चार्ज है तो उसके रिपल्सन के कारण क्या हो रहा, दोनों अलग अलग है। अच्छा ठीक है, तो इस पे मान लिया जाए प्लस, यहाँ पे Q1 चार्ज है, इस पे प्लस Q2 या जो भी चार्ज, और दोनों के बीच का जो दूरी है ना, मान लिया जाए यही डिस्टेंस निकालने के लिए पूछ देता है सवाल में, ये कितना दूरी पे दोनों चार्ज रिपल्सन के कारण कितना दूरी पे आकर के सेपरेट हो जाएगा, कितना दूरी पे आके रुक जाएगा, इस टाइप का सवाल होता है 12th में। तो वहां पे कैसे कैसे डील करते हैं, थोड़ा सा 11th का हल्का हल्का चीज बताते हैं, ठीक है। देखो तो जैसे इस रस्सी पर इधर के तरफ फोर्स लगेगा, कौन सा, एक टेंशन फोर्स। अच्छा ठीक है, ये चार्ज इस चार्ज को इधर धक्का मारेगा, और वो जो फोर्स होगा कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। ये चार्ज इस चार्ज को इधर धक्का मारेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला 12th में सीखते हैं हम लोग, ठीक है। एक होता है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है ना, Gm1m2 बाय क्या r², वैसे 12th में होता है K Q1 Q2 बाय r², ठीक है। ये यहां पे होता है क्या K इंटू
Q1 इंटू Q2 पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, अब बीच का दूरी का स्क्वायर, और इस K का मान होता है वहां पे 9 इंटू 10⁹ तो ये सब चीज वहां होता है, ये हमको नहीं जानना, हमको सिर्फ ये ऐसे हम बता रहे हैं कि चलो भाई ये इसके ऊपर इधर लगाया क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इसके ऊपर क्या लगाया इधर, ये भी इसके ऊपर उधर लगाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स सेम अमाउंट में। न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है, इसके कारण जितना इस पर फोर्स लगेगा इसके कारण भी इस पर उतना ही फोर्स उधर लगेगा, इक्वल अमाउंट में, है ना। तो देखो तो जरा सा, अगर यहां पर ये से लाइन दिया हुआ है, ये मान लिया जाएगा एंगल थीटा है, तो इस टेंशन का हम कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। एक इधर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, इसका एक इधर तोड़ेंगे टी कॉस थीटा, और इधर तोड़ेंगे क्या होगा टी साइन थीटा, और इस पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा mg, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगता है हमेशा। एक टेंशन है टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, जिधर एंगल रहता है उधर कॉस थीटा, दूसरे तरफ साइन थीटा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो जरा सा ना, अलोंग अगर हम लोग बात करें क्या एक्स एक्सिस की बात करें, तो अलोंग एक्स एक्सिस देखो तो टी साइन थीटा बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ना उधर जा रहा है ना इधर आ रहा है, इसका मतलब उधर का फोर्स इधर का फोर्स बराबर, तो हम लोग टी साइन थीटा बराबर एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसा लिख सकते हैं। और अलोंग वाई एक्सिस अगर हम लोग बात करें, वाई एक्सिस में क्या लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे mg, ये हो गया इक्वेशन नंबर, टी साइन थीटा बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स, टी कॉस थीटा बराबर, ये दो इक्वेशन है ना, ये दो इक्वेशन अगर यहां तक लिख लिए मतलब 12th में बहुत सारा काम हो जाएगा तुम्हारा। इतना लिख पाना भी 12th में लोग भूल जाता है कि कैसे करे नहीं करे, उतना दिमाग काम करता नहीं है। 11th का पढ़ाया हुआ चीज सब कुछ सफा चट करके जाता है सब 12th में। चलो तो देखो यहाँ ये है, दोनों इक्वेशन को एक बार भाग दिए तो क्या होगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय क्या इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो जरा सा, टी साइन थीटा इधर टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा बटे टी कॉस थीटा बराबर टी साइन थीटा के उस साइड में क्या था एफ ई अभागा mg, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स अभागा ग्रेविटेशनल फोर्स साइन, अच्छा टी कट गया, टेंशन खत्म। अच्छा अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स बटे ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना निकाल दिए ना तो समझो हमारा काम हो गया 12th में, ठीक है। तो ये चीज, अब इसका फॉर्मूला जो होता होगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर निकाल लिख करके आर को निकाल लें, तो इस प्रकार से काम हमको चलता है ना, एकदम VBI 412 वहां पे काम आता है ये सब चीज। इतना खाली स्टेप हमको मालूम है, अगर वो सब ऐसा सवाल नीट में जेई में बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, ये सब टॉपिक सब। तो टेंशन का ये कॉन्सेप्ट है, ये और ये। अब इसी टेंशन के कॉन्सेप्ट में हम लोग एक पुली होता है एक, ठीक है, उसको लेकर के आएंगे। जैसे कुआं वगैरह से पानी निकालते समय होता है ना कि एक चक्का वगैरह रहता है, ऐसे पहिया ऐसा रहेगा, इसमें इस तरफ से इस तरफ यहाँ पे लोड ऐसे डाल दिया और यहाँ पर एक आदमी क्या कर रहा है, इसको पकड़ करके खींच रहा है, तो ये ऊपर उठेगा। तो यही सब चीज से रिलेटेड टॉपिक अब हमको इसके बाद करना है। तो पहले तो लिख लिया जाए जितना हम लोग पढ़े हैं इस टेंशन वाला टॉपिक के बारे में, ये और ये, ठीक है। तब हम पुली वाला कॉन्सेप्ट बताते हैं। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या क्या कॉमन फोर्सेज जनरली काम आता है उसी पर बात कर चल रहा है हम लोग का, ठीक है। लिखा जाए इसको। अब हम लोग थोड़ा सा पुली का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, क्या होता है पुली उसको जानते हैं, और उसमें हम लोग टेंशन फोर्स भी चर्चा में लाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पर सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, एक ये गोल चक्का जैसा ऐसा है, गोल घूमता है, इसमें धागा इस तरीके से दोनों तरफ बांध दिए, इधर एक m1 मास है, इधर m2 मास है।
दोनों को इस तरीके से ऐसे पकड़े हुए, ठीक है। उसके बाद छोड़ेंगे तो गिरेगा। अगर दोनों में से एक भारी है एक हल्का है तो एक नीचे आएगा एक ऊपर जाएगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो मान लेंगे हेयर लेट m1 इज मोर देन m2। m1 जो है वो m2 से ज्यादा है। इसका मतलब कि जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये m1 नीचे जाएगा और m2 ऊपर। m1 जितने रफ्तार से नीचे जाएगा m2 उतने रफ्तार से ऊपर आएगा। सिंपल बात है, क्योंकि बंधा हुआ है तो ना, जितना ये नीचे गिरेगा उतना ही ये ऊपर उठेगा ना। अच्छा चलो, तो इसमें हम लोग अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या होगा, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, काम करेगा क्या, m1 इंटू जी, mg है ना। अच्छा ठीक है, इसमें टेंशन फोर्स इधर काम करेगा T, यहां पर नीचे की तरफ काम करेगा m2g और टेंशन ऊपर की तरफ T, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ये नीचे की तरफ इधर इसमें एक्सेलरेशन A, नीचे की तरफ A एक्सेलरेशन इसमें होगा और इसमें ऊपर की तरफ A एक्सेलरेशन होगा। इसमें एक्सेलरेशन A, इसमें किधर ऊपर की तरफ। ये वस्तु ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये वस्तु नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा A एक्सेलरेशन से ना। तो ठीक है, दोनों चीज हम लोग पता करेंगे कि कितना एक्सेलरेशन होगा वस्तु में और वस्तु में टेंशन कितना होगा, या धागा में टेंशन कितना होगा, दोनों चीज हम लोग पता करेंगे। तो चलो देखो जरा सा, हम चाहे तो डायरेक्ट ऐसा सिचुएशन कभी भी रहे तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला तो लिख सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने का तरीका समझाते हैं। देखो जैसे कि हम लोग यहां पे लिख सकते हैं फॉर ब्लॉक m1 ब्लॉक के लिए देखा जाए m1 भारी है m2 से, तो यहां पर ये वस्तु नीचे जाएगा और ये वस्तु ऊपर उठेगा। ये वस्तु नीचे अगर जा रहा है इसका मतलब टेंशन और m1g में, m1g बड़ा है तब ना नीचे खींच लिया, अगर टेंशन बड़ा होता तो ऊपर खींच लेता। नीचे लगने वाला फोर्स यानी कि क्या, m1g ज्यादा स्ट्रांग है किससे, टेंशन से, इसीलिए वस्तु को नीचे की तरफ ले जाएगा ना। क्या लिख सकते हैं फॉर ब्लॉक m1 क्या है भाई, m1g इज मोर देन टेंशन। m1g ज्यादा ताकतवर है किससे, टेंशन से, इसीलिए तो वस्तु नीचे जा रहा है m1g की तरफ। देयरफॉर फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, चूंकि क्या होता है F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का दूसरा नियम समझना है, लिखने से ज्यादा समझने में फोकस करो। अच्छा, तो अब इसमें हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो नेट फोर्स कितना, ज्यादा में से कम घटाते हैं तब ना नेट फोर्स निकलता है, यानी m1g माइनस टेंशन। तो नेट फोर्स कितना हो गया, m1g या माइनस टेंशन बराबर इसका मास कितना है भाई, m1 इंटू एक्सेलरेशन A, इसका मास m1 इंटू एक्सेलरेशन इसका कितना है A, ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा अब देखो तो, नाउ फॉर ब्लॉक m2 ब्लॉक के लिए अगर हम लोग देखें जरा सा यहां पर, तो ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आ रहा है, यहां पे टेंशन ज्यादा स्ट्रांग है किससे, m2g से, इसीलिए टेंशन ऊपर लेके चला गया इसको। तो यहां पे लिखेंगे टेंशन इज मोर देन m, क्या है भाई, m2g, टेंशन इज मोर देन m2g, इसीलिए यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन के सेकेंड लॉ से क्या लिख सकते हैं, चूंकि F बराबर ma, इसीलिए फोर्स यहां पे देखो तो ऊपर वाला फोर्स स्ट्रांग है नीचे वाला कम है, तो नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, T माइनस m2g, T माइनस m2g, नेट फोर्स ज्यादा में से कम को घटाते हैं, T माइनस m2g बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका मास कितना है m2, इसका मास
m2 और कितना एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है, मान लिए है a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2। ये वस्तु जितना रफ्तार से नीचे आएगा उतना रफ्तार से ये ऊपर जाएगा, है ना। अच्छा, अब ये दोनों इक्वेशन है ना अपने पास, अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां से टेंशन और ये सब निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज है, चूंकि m1g माइनस टेंशन बराबर ma, इक्वेशन नंबर 1, और क्या है, टेंशन माइनस m2g बराबर, ये दो इक्वेशन है अपने पास। क्या, m1g माइनस टेंशन बराबर m1a, m1g माइनस टेंशन बराबर m1a, और इधर क्या है, t माइनस m2g बराबर m2a, t माइनस m2g बराबर m2a। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो तो टेंशन टेंशन कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। अच्छा, यहां पर देखो तो m1 माइनस m2 इंटू जी इसको लिख सकते हैं ना, जी दोनों में कॉमन है तो उस तरफ बाहर निकाल दिए। अच्छा, उसके बाद इधर देखो तो m1 प्लस m2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, a, उधर से a बाहर कर दिए, इधर से g बाहर कर दिए। अच्छा, अब आगे देखो तो क्या इसको लिखा जा सकता है, ये इधर डिवाइड में आ गया अगर, तो m1 माइनस m2 के बटे में m1 प्लस m2, ये डिवाइड में दे दिए, इधर यहां पे g वैसे छोड़ दिए, ये बराबर क्या है, a, ये बराबर हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला ही हो गया डायरेक्ट, a का फॉर्मूला इसको बना सकते हैं क्या, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू क्या, g। यानी अगर मान लिया जाए m1 यहां पर 10 kg है और m2 यहां पे 7 kg है, m1 10 kg और m2 7 kg, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 माइनस 7 बटे 10 प्लस 7 अगुना g, यानी कि 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 10 या 9.8 जो गुना करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, अब आगे देखो तो टेंशन फोर्स निकालते हैं जरा से। ये हमारा जो है क्या चीज का फॉर्मूला आया, ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया। अब हम लोग जरा टेंशन का फॉर्मूला करते हैं, ठीक है। फॉर टेंशन फोर्स टी, टेंशन फोर्स टी के लिए कैसे निकालेंगे, तो भाई इस ए एक्सेलरेशन का जो मान आया है उस मान को अगर हम इस इक्वेशन में डाल दें, इक्वेशन 2 में, तो वहां से टेंशन निकाल लेंगे। ऐसे ही करते थे ना, एक्स वाई दो इक्वेशन रहता था 10th क्लास में, तो सॉल्व करके जोड़ उड़ करके एक का मान निकाले, फिर उसको एक इक्वेशन में डाले तो दूसरा का मान आया था ना। तो क्या करने वाले हैं देखो, क्या करेंगे यहां पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, किसी भी इक्वेशन में रख सकते थे ना, एक्स वाई का सॉल्व करते तो ऐसे ही ना, एक्स सॉल्व कर लिया आ गया, अब उसका मान किसी इक्वेशन में डाल देते थे तो वाई भी आ जाता था, वही करेंगे। तो चूंकि अपने पास क्या है, टी माइनस m2g बराबर m2a, इसीलिए टेंशन बराबर ये उधर चला जाएगा, तो m2g और m2a प्लस m2g ना, ये था ना, यही इक्वेशन था ना, इस इक्वेशन में इसको उधर भेज दिए, ए का मान डाल देंगे अभी, तो टेंशन बराबर m2 को कॉमन निकाल लिए, तो इधर क्या बचा, a प्लस जी, a प्लस जी। तो यहां पे देखो तो टेंशन बराबर, यहां पे और क्या क्या कर सकते हैं, m2 इंटू ए के जगह क्या लिखेंगे, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2, तो m1 माइनस m2
बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये टोटल है ना, ए का मान, तो ए की जगह पे टोटल बैठा दिए और फिर प्लस ये जी था तो जी को ऐसे लिख दिए। अब इस वाले में भी जी है और इस वाले में भी जी है, तो दोनों तरफ से जी को बाहर खींच सकते हैं, दोनों तरफ से जी को बाहर खींच सकते हैं। तो जी और जी को बाहर खींचेंगे तो इस तरफ आ जाएगा, m2 जी बाहर में आ जाएगा, m2 जी। ध्यान से देखो हम इसको क्या लिख रहे हैं, टेंशन बराबर m2 जी बाहर आ गया और यहां पे क्या m2 ये g दोनों साइड से बाहर आ गया, तो यहां क्या बचा m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 अब प्लस 1, तो m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 और प्लस क्या 1, तो टेंशन बराबर m2g, ये इधर आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो m1 माइनस m2 अब प्लस क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ना, टोटल m1 प्लस m2 और टोटल के बटे में m1 प्लस m2। कैसे किए, 3/7 प्लस 1, इसको क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं ना, क्या लिखते, 3 प्लस 7 बाय 7, वही सेम काम यहां पे किए, क्या वही सेम काम किए है ना। और 7 यहां पे क्या है, ये वाला नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या है 3, उसी जैसा समझाने को। तो टेंशन बराबर यहां से देखो तो कुछ कटेगा जी, कुछ कटेगा नहीं, m2 कट गया, m1 और m1 2m1 क्या, अच्छा, तो यानी कि m2g इंटू m1 प्लस m1 क्या है 2m1 और भागा m1 प्लस m2, तो यानी ऊपर में 2m1 m2 इंटू जी, यानी कि 2m1 m2 भागा m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हमारा बन गया क्या चीज, फॉर्मूला, इसका टेंशन का, ये हमारा टेंशन का ये फॉर्मूला है। तो अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन दिया रहे, डायरेक्ट वैल्यू दिया रहे ना, उसका मास उस दिया रहे, तो टेंशन निकालना हो तो डायरेक्ट बैठा देंगे क्या 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, और अगर हमको एक्सलेरेशन निकालना हो तो m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी हम लोग बैठा सकते हैं। ये पुली का कॉन्सेप्ट है, ये छोटा सा, एक तो लिखा जाए इसको, एक छोटा सा चीज देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा टेंशन से रिलेटेड क्या है कि हमको ये 12 kg और 8 kg का ब्लॉक है, इनके बीच जो रस्सी है उसमें टेंशन कितना काम करेगा, टेंशन फोर्स ये पता करना है, ठीक है। तो चलो देखो जरा सा समझते हैं हम लोग। तो यहां पे क्या होगा कि अगर हमको इस पूरा ऑब्जेक्ट को अगर हम 200 न्यूटन का फोर्स से खींचेंगे, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, F बराबर m है, F बराबर तब ना मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स भागा क्या मास, तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा इस पूरा सिस्टम में वो फोर्स कितना है 200 भागा मास कितना 8 और 12 20, यही ना, तो एक्सेलरेशन 200 भागा 20, तो A इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा आगे की ओर, कितने एक्सेलरेशन से 10 से। अच्छा, तो अब आगे देखा जाए जरा सा कि अगर हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करें, जैसे कि ये 12 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 12 kg का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये जो रस्सी है ये तो इसको आगे की ओर खींचेगा, और यही हमको क्या निकालना है टेंशन फोर्स, इसके ऊपर टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, उसी टेंशन फोर्स के वजह से क्या होगा ये 12 kg आगे जाएगा। तो ये तो क्या है एक्चुअली में फोर्स है ना एक, तो हम लोग एक बात जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इसका कितना है 12 kg, एक्सेलरेशन जो इसमें काम करेगा वो तो 10 से ही ना जाएगा, पूरा तो पूरा सब तो
10 से ही आगे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हम लोग इसका 10 बैठाएंगे, तो ये क्या हो गया, टेंशन फोर्स 120। तो जो टेंशन का फोर्स आया ना, टेंशन फोर्स हमारा 120 न्यूटन। इस तरीके से कभी कुछ रहेगा तो हमको ऐसे डील करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सी चीज और देखा जाए, जैसे यहां पर है, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर कहीं दिखता है, ठीक है, तो वैसे चीज में हमको यहां पे कैसे डील करना पड़ेगा, यहां पर भी जो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन बराबर क्या, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो एक्सेलरेशन फोर्स कितना है 50, मास कितना है टोटल देखो तो 2 1 3 और 3 4 7 और 7 3 10 kg। तो ये कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये पूरा का पूरा सिस्टम जाएगा। हमको इस रस्सी में, इस रस्सी में और इस रस्सी में टेंशन पता करना है। अच्छा जरा सोच के बताओ, T1 T2 और T3 में सबसे बड़ा कौन होगा, यानी सबसे ज्यादा लोड किस रस्सी को महसूस हो रहा है इन तीनों में, T3, क्योंकि इस T3 को इसको तीनों को खींचना है, T2 को सिर्फ ये दोनों को खींचना है, ये वाला रस्सी को सिर्फ इसको खींचना है, और ये वाला रस्सी तो चारों को खींच रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखो तो जरा सा, फॉर ब्लॉक 2 kg, 2 kg ब्लॉक के लिए, चूंकि फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू 2 kg ब्लॉक के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, फोर्स बराबर क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, T1 बराबर मास इसका कितना है 2 kg, इंटू एक्सेलरेशन की बात करें तो ये सारा 5 से ही चल रहा है, तो हमारा T1 बराबर क्या आ जाएगा 10, है ना, 10 न्यूटन। अच्छा फिर उसके बाद फॉर T2, T2 के लिए जरा देखो तो, T2 अगर हम निकालना चाहते हैं तो T2 के ऊपर जो लोड है वो 2 और 1 दोनों का लोड है। ये वाला जो रस्सी है इसमें टेंशन पता करना चाहते हैं, तो ये जो फोर्स है टेंशन फोर्स, इसके कारण 1 kg भी खिंचा रहा है और 2 kg भी खिंचा रहा है, तो यानी कि टोटल ये मिला करके 3 kg हो गया, 2 और 1 ना, 2 kg और 1 kg मिला करके एक खिंचाया, और इसके ऊपर जो टेंशन फोर्स लगा उसका नाम क्या है T2, 2 kg और 1 kg को मिला करके खींच रहा है कौन, T2 टेंशन फोर्स लग रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स कौन सा फोर्स है भाई इसके ऊपर, टेंशन फोर्स। T2 बराबर मास टोटल कितना 2 और 1 3, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, सब तो 5 से ही चल रहा है तो बैठा देंगे, तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया 15, ठीक है। और अगर T3 देखेंगे तो उस पर इन सब का लोड है ना, T3 अगर देखेंगे तो वो T3, चूंकि F बराबर क्या आता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हमारा इसको टोटल मिल जाएगा ना 2 1 3 और 3 4 7, तो 2 + 1 + 4 तीनों इंटू एक्सेलरेशन, तो 5 से ही चल रहा है। अब फोर्स हमारा इस बार क्या है T3, इस T3 के ऊपर 4 1 और 2 तीनों का लोड है, 4 1 और 2 तीनों का लोड है इसके ऊपर, क्या 4 1 और 2 तीनों का लोड है ना, यही ना भाई, 2 1 और 4, 2 1 और 4, 2 1 4, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, 4 1 5 2 7 × 5, T3 टेंशन कितना हो गया 35। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी कुछ रहा तो इस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं। हम लोग टेंशन के बारे में तो लास्ट क्लास में ही पढ़ दिए थे सारा चीज। अब हम लोग को जो पढ़ना था वो कॉमन फोर्सेस में देखो टेंशन फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए, ग्रेविटेशन भी समझते हैं, mg, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो mg लगता है नीचे, बस वही है। और हमको अब जानना है एक थोड़ा सा किसके बारे में, नॉर्मल फोर्स क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, नॉर्मल जानेंगे तब फिर स्प्रिंग फोर्स पे बात करेंगे।
तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है जरा वो समझते हैं, ठीक है। हम लोग को समझना है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है, किसका, नॉर्मल फोर्स का। तो देखो नॉर्मल फोर्स क्या हुआ, जैसे कि मान लिया जाए अगर यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे टेबल के ऊपर रख दिए, बढ़िया समझना, ठीक है। टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका मास जो है वो क्या है, एम। इस टेबल पे रखा हुआ इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, क्या, एम जी, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या। अच्छा, अब ये जो ब्लॉक है ये क्या करेगा, टेबल को दबाएगा, तो वापस टेबल भी इसको वापस ऊपर की तरफ दबाएगा, और वापस जो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वही फोर्स कहलाएगा रिएक्शन का फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ये क्या है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, एक तरह से पढ़े होगे जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ना, प्रवर्तन का नियम, क्या कहते हिंदी वाले, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब यानी कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है ना, ऑल लाई ऑन क्या, सेम प्लेन। तो वही जो नॉर्मल है वही वाला नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये ब्लॉक टेबल को दबाएगा तो टेबल भी वापस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। यहां पे ना ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हेयर यहां पर सिर्फ ऐसा देखा जा रहा है कि चलो भाई नॉर्मल फोर्स जो है वो बराबर किसके है, mg के। नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है, mg के। नाउ अब एक दूसरा केस लेते, देखा जाए यहां पे जरा बात करें, अनदर केस। अलग अलग सिचुएशन में नॉर्मल बदल जाता है। जैसे मान लिया जाए एक ब्लॉक इस तरीके से, ये सरफेस है ना, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है और इसका मास क्या है, m, और हम लोग इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, F बराबर कुछ भी मान लिया जाए, कोई फोर्स लगाए, ठीक है, ये फोर्स बराबर हो गया मान लिया जाए 10 न्यूटन या कुछ भी फोर्स लगा दिए, ठीक है। तो फोर्स लगाने से क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरीके से क्या करते हैं, फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ये वजन इसका जमीन से तो उठेगा ना, हल्का, क्या जमीन से उठेगा और तब आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। तो यहां पर देखो तो जरा सा, यहां पर देखो मान लिया जाए ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस के साथ ये थीटा बराबर मान लिया जाए एंगल बना रहा है कुछ भी 30 डिग्री, मान लो कुछ भी एंगल बना सकता है। तो ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे एफ साइन 30, एफ साइन थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट तोड़ेंगे क्या, एफ कॉस थीटा। इस एफ कॉस थीटा के कारण ये वस्तु आगे जाएगा। अच्छा, इसमें देखो तो ऊपर के तरफ क्या लगा, एफ साइन थीटा। अच्छा, इसमें नीचे के तरफ क्या लगता है, mg, ठीक। और ये चूंकि सतह को दबाएगा तो सतह भी वापस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। देखो यहां पर जरा सा ये y एक्सिस और इधर क्या हो गया, x एक्सिस। अगर हम लोग बात करें जरा सा देखो तो यहां पे अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस की तरफ अगर हम लोग बातचीत करें तो देखो क्या क्या कर सकते हैं। ये ब्लॉक ना ऊपर गया है, ऐसा तो नहीं ऊपर आसमान में उड़ने लगा उधर, ना ही जमीन में धंस गया, ना ब्लॉक ऊपर गया ना नीचे। तो वैसे सिचुएशन जैसे ये यहां पर एक सिचुएशन पा लिया, अब इसके बाद रुक गया, अब इसको खींचेंगे भी तो ये बस आगे जा रहा है, ये किधर जा रहा है, सिर्फ आगे की ओर जा रहा है। लेकिन बाकी ये वाला जो सिचुएशन है ये अब मेंटेन हो गया, ऐसे आगे जा रहा है ना,
एक हल्का सा जो उठा, उसके बाद ना ये ऊपर गया ना नीचे आया, एक रुक गया ऊपर, इस डायरेक्शन में मोशन बंद हो गया। तो वाई एक्सिस में ऊपर का ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब उधर का फोर्स इधर का फोर्स बराबर है, तब ना नेट फोर्स क्या हो रहा है इस पे, जीरो। तब ना ही ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ना ही नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर, इसलिए हम लोग लिखेंगे ऊपर क्या है, नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा बराबर क्या, एम जी। नॉर्मल और एफ साइन थीटा बराबर क्या, एम जी। ठीक है। अच्छा, तो यहां पे देखो तो नॉर्मल फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, ये उधर घट चला जाएगा, तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो नॉर्मल फोर्स बराबर यहां पे क्या आया, एम जी माइनस साइन थीटा। ये नॉर्मल फोर्स हमको बताता है ये कितना ताकत से सतह को दबा रहा है, या सतह कितना ताकत से इसको ऊपर दबा रहा है, यही पता चलता है। इस केस में नॉर्मल का मान mg से थोड़ा कम है, नॉर्मल जो है उसका मान mg से कम है। वस्तु को पहले ऐसे रखा हुआ था सिर्फ, ठीक है, अभी ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सरफेस को जितना ताकत से दबा रहा था उसके तुलना में अब थोड़ा कम ताकत से दबाएगा। क्यों, क्योंकि इधर फोर्स लगाए तो थोड़ा उठ गया ना ऊपर, क्योंकि थोड़ा ताकत तो हम भी तोल लिए ना इधर, तो अब क्या हो गया, अब ये जमीन को थोड़ा कम ताकत से दबा रहा है, तो इसलिए नॉर्मल फोर्स का मान कम हो गया, यही कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहां पर भी ये उधर खींचे तो उसके कारण क्या हो रहा है, नॉर्मल फोर्स का मान थोड़ा सा कमा। लेकिन अगर हम लोग इसी के विपरीत कुछ ऐसा काम करें, इसी के उल्टा अगर हम लोग ऐसा कुछ कर दे कि जैसे यही एक ब्लॉक है, इसी को क्या करें, अब ऐसे फोर्स लगाएंगे, तब अब तो दबेगा ना, नहीं ऐसे दब करके ना जाएगा। अच्छा, तो अब नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएगा ऐसे, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को, छोटा ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे धक्का देंगे तो जमीन में थोड़ा दबेगा, यानी कि नॉर्मल फोर्स का मान बढ़ेगा। और अगर खींच के लेके जाएंगे तो नॉर्मल फोर्स का मान कम होता है, जमीन में दबाव कम होता है। ये सब चीज का संबंध आगे चल के हम लोग समझेंगे कि क्यों किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे करके ले जाने से ज्यादा आसान खींच कर ले जाना होता है, ये आगे हम लोग को समझना है, इसी पर आधारित। ठीक है, एक और दूसरा केस देखो जरा सा, एक सिचुएशन यहां पर भी बनता है, अगर इसी में ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे धक्का दे करके या तब ले जाने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, यहां पे देखो तो ये सरफेस के साथ मान लिया जाए ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर क्या फोर्स लगेगा, एफ कॉस थीटा, और इधर एफ साइन थीटा। ये सरफेस है, ठीक है, इसमें नीचे की तरफ तो हमेशा क्या लगता है, एम जी। ये सतह को दबाएगा तो सतह वापस इसको ऊपर की तरफ दबाएगा, और वो फोर्स कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। इसमें जरा सा देखो तो अलोंग वाई एक्सिस क्या लिख सकते हैं, वाई एक्सिस में ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर, ये जो फोर्स लगा इसी का एक टुकड़ा नीचे की तरफ काम कर रहा है ना, कौन सा, एफ, इसी का ना, ये जो यहां दिखाया है वो इसी के ऊपर काम कर रहा है, टच किए है ना इस तरीके से, ऐसे दबाएंगे तो इसी का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ काम करेगा ना, वही। तो क्या क्या लिख सकते हैं, अलोंग वाई एक्सिस ऊपर का फोर्स तो नॉर्मल बराबर नीचे कौन सा काम कर रहा है, एम जी और एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो यहां पे देखो तो नॉर्मल थोड़ा इंक्रीज कर गया, एम जी से ज्यादा है, साधारण ऐसे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, उसके तुलना में दबाने से और ज्यादा दबाव, ऐसे धकेलने से और दबाव पड़ेगा जमीन पे। तो इस केस में नॉर्मल का मान mg से कम था क्या, और इस केस में नॉर्मल का मान mg से ज्यादा है, दोनों सिचुएशन अलग अलग है। ठीक है, तो यानी कि धक्का देने से थोड़ा दबाव बढ़ता है सतह पे, और खींचने से सतह पर दबाव थोड़ा कम होता है, ये सब चीज का। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल का बात हो गया। और लिफ्ट वाला
थोड़ा सा देखो, जैसे अगर मान लिया जाए कभी कभी ऐसा सिचुएशन रहेगा, ऐसे पूछ देगा ये, इसको इस तरीके से, ये लिफ्ट है, कोई लिफ्ट है और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है जरा देखो तो, ये m मास का ऑब्जेक्ट है। अच्छा ठीक है, इसका एक्सेलरेशन a है इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में देखो तो क्या होगा, नीचे की तरफ इस पर फोर्स लगेगा क्या, mg। अच्छा, ये सतह को दबाएगा तो सतह ऊपर की तरफ दबाएगा, और वो कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स क्या। तो यहां पे हम लोग एक बात लिख सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड लॉ क्या होता है, चूंकि F बराबर एम ए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इस पे देखो तो नेट फोर्स किधर लग रहा है, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स ऊपर लग रहा है नॉर्मल, एक फोर्स नीचे लग रहा है क्या, mg, ऑब्जेक्ट जा किधर रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब नॉर्मल ज्यादा ताकतवर है किससे, mg से, तब ना वस्तु को ऊपर की तरफ लेके गया, अपने तरफ लेके गया। क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल फोर्स है वो मोर स्ट्रॉन्गर देन क्या, वही स्ट्रॉन्गर देन mg। जो नॉर्मल फोर्स है वो mg से ज्यादा ताकतवर है। तो यहां पे हमको नेट फोर्स अगर निकालना है तो ज्यादा फोर्स में से कम फोर्स को घटाते हैं, जैसे ऊपर 7 न्यूटन नीचे 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 5 ना। तो यहां पे क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स माइनस mg, तो नेट फोर्स बराबर इसका मास और इसका क्या, एक्सेलरेशन a। तो यहां पे देखो तो नॉर्मल का मान क्या आया, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, mg प्लस ma, यानी कि जो नॉर्मल है उसका मान mg से थोड़ा ज्यादा है, mg प्लस ma, यानी कि जब लिफ्ट ऊपर जा रहा होता है तो सतह पे दबाव ज्यादा महसूस करते हैं हम लोग, पैर में महसूस होगा दबाव जैसा है ना, वही कहना चाह रहे हैं कि दबाव थोड़ा बढ़ेगा, जो नॉर्मल mg है उसके तुलना में अब हमारा ये बढ़ जाएगा। नॉर्मल बढ़ने से वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है, ये नॉर्मल एक प्रकार से वेट को दर्शाता है, जो नॉर्मल होता है वो एक्चुअल में वेट दर्शाता है, ठीक है। तो ये एक लिफ्ट वाला केस हो गया, ये लिफ्ट में हमारा केस 1 है, जब क्या ऊपर जा रहा था, और जब नीचे आएगा तब क्या सिचुएशन होगा, केस 2। इसमें क्या होगा देखो, अगर लिफ्ट हमारा ऐसा हो रहा है, यहां पे ये m ऑब्जेक्ट है, ये सतह को दबाएगा तो सतह ऊपर की तरफ, तो इस पे नॉर्मल लगाएगा, नीचे की तरफ क्या mg। इस बार जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट का, वो एक्सेलरेशन a किधर है, नीचे की तरफ, तो इस बार mg ज्यादा ताकतवर हो जाएगा किससे, नॉर्मल फोर्स। तो हम लोग जानते हैं इस बार थोड़ा हल्का महसूस होगा, पैर में दबाव कम महसूस होगा, नॉर्मल घटेगा ना। फ्रॉम सेकेंड लॉ क्या होता है, चूंकि F बराबर ma, तो फोर्स जो नेट फोर्स है ज्यादा में से कम घटाएंगे, यानी mg माइनस नॉर्मल, क्या करेंगे mg माइनस नॉर्मल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये इस बार क्या होगा, नॉर्मल इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो mg माइनस ma बराबर नॉर्मल, इसको लिख सकते हैं नॉर्मल फोर्स बराबर क्या, mg माइनस ma। थोड़ा सा यहां पर नॉर्मल क्या हो गया, mg से कम हो गया, और इधर नॉर्मल का मान mg से ज्यादा है ऊपर जाते समय। तो एक बात ध्यान दो, अगर ये एक्सेलरेशन बढ़ते बढ़ते 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आते समय, तो हमको mg माइनस इधर mg 0 हो जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ लिफ्ट जो जा रहा है उसका भी एक्सेलरेशन कितना हो जाए, g के बराबर, उसका भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g के बराबर हो जाए, तो mg माइनस mg, नॉर्मल खत्म। यानी कि हमको लगेगा क्या कि एकदम वेटलेसनेस महसूस करेंगे, हमारा वेट क्या हो गया, 0, नॉर्मल 0 माने वेट 0। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल जो होता है ये वेट को दर्शाता है ना, तो एकदम नहीं हल्का, कभी कभी झूला में इस तरीके से जो जाते तो नीचे की तरफ आते हुए महसूस किए होगे कुछ ना। चलो इसको अब लिखा जाए, हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या चीज सबका बात किए। तो ये पुली वाला तो किए ही थे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन किए और एक ये, फिर उसके बाद नॉर्मल फोर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ रहे थे हम लोग।
लिखना है इसको। चलो समझते हम लोग जरा सा स्प्रिंग फोर्स के बारे में, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट समझते हम लोग क्या क्या होता है। ये स्प्रिंग है इस तरीके से रखा हुआ, अभी ये नेचुरल लेंथ पर है। नेचुरल लेंथ इसका जो है नॉर्मल स्प्रिंग इस तरीके से रखा हुआ। अब अगर हम लोग इसमें केस 1 एलोंगेशन, अगर स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं थोड़ा सा, स्प्रिंग को क्या किया देखो तो खींच दिए, तो जो इसका नेचुरल पोजीशन था जहां पर से, वहां से हम लोग इसको कितना डिस्टेंस x डिस्टेंस खींचे, तो जितना ज्यादा खींचेंगे स्प्रिंग उतना इधर फोर्स लगाएगा। अगर उधर खींचेंगे तो क्या होगा, इधर स्प्रिंग तो इधर फोर्स लगाएगा ना, रिस्टोरिंग फोर्स ना। अच्छा, तो वो जो फोर्स होगा वो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स ना, FSP का मतलब स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। वो प्रोपोर्शनल होता है इस बात के कि हमने कितना डिस्टेंस इसको खींचा है। जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगेगा, x के प्रोपोर्शनल। अच्छा, एक साइन यहां पर यूज कर रहे हैं माइनस का। यह माइनस साइन क्या बताता है कि जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो डिस्टेंस के उल्टा डायरेक्शन में होगा। मतलब x किधर गया है, उधर, और स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर, अपोजिट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसी चीज को वो माइनस साइन बता रहा है। अच्छा, तो FSP, और ये हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक आएगा टर्म क्या, कांस्टेंट। क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है, अलग अलग स्प्रिंग का अलग अलग होता है। जैसे स्प्रिंग जितना हार्ड रहेगा K का मान उतना ज्यादा, और स्प्रिंग जितना सॉफ्ट रहेगा K का मान उतना कम। स्प्रिंग अलग अलग तरह का होता है, कोई स्प्रिंग ज्यादा हार्ड है, कोई स्प्रिंग थोड़ा सॉफ्ट है। तो जो हार्ड जितना ज्यादा होता है उसमें K का मान उतना ज्यादा होता है, जो सॉफ्ट होता है उसमें स्प्रिंग में K का मान उतना कम। यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट क्या इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव साइन, कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो स्प्रिंग फोर्स है दोनों उल्टा डायरेक्शन में होगा। हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट both are in opposite direction, both are in opposite direction। यही शो कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स इधर तो डिस्प्लेसमेंट उधर। अच्छा, एक ये तो एलोंगेशन वाला केस है, यानी खींच रहे हैं। अगर मान लिया जाए हम लोग इसको कंप्रेस करें, यानी कि केस 2 कंप्रेशन का केस अगर हम बात करें, तो जरा देखो तो, ये जैसे स्प्रिंग था, ये इसका नेचुरल लेंथ है। अभी ये नेचुरल लेंथ इसका अभी ऐसे है, और स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे दबा दिए, कंप्रेस कर दिए ना। कितना डिस्टेंस इसको दबाए हैं, x। इसमें देखो तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा होगा, उधर, उल्टा डायरेक्शन में। यहां पर भी सेम कहानी, स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या, माइनस kx ना। माइनस साइन सिर्फ दिशा बताने के लिए ना। ऐसे फॉर्मूला में अगर हम लिखेंगे तो खाली kx लिख सकते हैं। जनरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, kx लिख करके स्प्रिंग फोर्स, अगर हम दिशा बता दिए तीर से कि दिशा इधर है स्प्रिंग फोर्स का,
तो हमको माइनस लिखने की जरूरत नहीं ना। तो फॉर डायरेक्शन ओनली, ये क्या है, फॉर डायरेक्शन ओनली, सिर्फ डायरेक्शन के लिए ना, ये बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर एक बात और एक चीज है, हेयर स्प्रिंग कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन क्या, डिपेंड्स ऑन हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का हार्डनेस और सॉफ्टनेस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा हार्ड रहेगा तो के का मान उतना ज्यादा, और सॉफ्ट रहेगा तो के का मान कम रहेगा ना। हार्ड है अगर तो फॉर हार्ड स्प्रिंग के का मान क्या हो जाएगा ज्यादा एज कंपेयर टू फॉर सॉफ्ट। सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए जो के का मान होता है वो कम होता है, हार्ड के लिए ज्यादा होता है। थोड़ा सा स्प्रिंग कांस्टेंट पर बात करते हैं और जरा सा देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या, चूंकि स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या होता है, के एक्स, स्प्रिंग फोर्स बराबर रीडेबल है ना, हेयर स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उस पर थोड़ा सा बात करें तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला के एक्स है, इसीलिए स्प्रिंग फोर्स बाय एक्स बराबर क्या आ जाएगा, के, यानी कि के इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स भागा सॉरी एक्स, के इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स भागा क्या है, एक्स। देयरफॉर यूनिट ऑफ के का यूनिट हमारा क्या होगा देखो तो, फोर्स के लिए न्यूटन, इसके लिए मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, ये क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर। अच्छा, एंड डायमेंशन ऑफ के का डायमेंशन क्या होगा देखो तो, फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, एम एल टी का पावर -2, जो डायमेंशन पढ़े होगे उसी को समझ में आएगा ये चीज ना। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी का पावर -2 भागा ये लंबाई के लिए क्या, एल, तो एल एल कट गया तो डायमेंशन एम टी का पावर माइनस, ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या, डायमेंशन। है क्या स्प्रिंग कांस्टेंट, तो वो उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट देखो क्या चीज है, जरा सा क्या है जरा देखो तो, अगर x का मान क्या हो जाए 1 तो फोर्स के बराबर हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर x का मान 1, यानी कि अगर स्प्रिंग को 1 मीटर खींचते हैं, x बराबर 1 मीटर खींचते हैं, तो 1 मीटर खींचने के लिए जितना हमको फोर्स लगाना पड़ता है वही फोर्स क्या कहलाता है, के, स्प्रिंग कांस्टेंट। जैसे अलग अलग स्प्रिंग में अलग अलग स्प्रिंग को यूनिट डिस्टेंस खींचने के लिए, 1 मीटर खींचने के लिए अलग अलग फोर्स का जरूरत पड़ेगा। जैसे पेन वाला है, पेन में जो स्प्रिंग रहता है ना ऐसे करके, हाँ उस टाइप का अगर स्प्रिंग है, उसको अगर 1 मीटर खींचना हो तब जो फोर्स लगाएंगे। और जो ट्रेन का पहिया में स्प्रिंग होता है ना, देखिए ट्रेन का पहिया, ट्रेन का पहिया में होता है ना मोटा वाला स्प्रिंग, हाँ उसको अगर 1 मीटर खींचना होगा तब जो फोर्स लगाएंगे, फोर्स अलग अलग लगेगा। पेन वाला स्प्रिंग और ट्रेन का पहिया वाला जो स्प्रिंग, दोनों को 1 मीटर खींचने में अलग अलग ताकत लगेगा, तो दोनों के लिए के क्या है, अलग अलग। तो 1 मीटर खींचने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा
जितना खींचेंगे उतना ज्यादा क्या करेगा, स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा वापस आने के लिए। जैसे किसी स्प्रिंग को, ऐसे स्प्रिंग है अगर, उसको हम अगर क्या कर देंगे, खींचेंगे, तो क्या होगा, स्प्रिंग वापस आने के लिए फोर्स लगाएगा। और जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा स्प्रिंग। और वापस आने के लिए जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर करना चाहता है, अपना पोजीशन को रीस्टोर करना चाहता है। स्प्रिंग है, उसको ऐसे खींच दिए, अभी पहले यहां पर था, बस खींचेंगे तो स्प्रिंग क्या चाहेगा कि इसको हम क्या करें, रीस्टोर करें अपने जगह पे। तो वो जो स्प्रिंग जितना रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है हर एक मीटर के लिए, स्प्रिंग फोर्स पर मीटर, यही हमारा क्या है, के। यानी हर एक मीटर खिंचाव के लिए स्प्रिंग जितना फोर्स लगाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, हर एक मीटर के लिए स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स क्या है, के है, स्प्रिंग कांस्टेंट। लिख लेते हैं इसको, क्या, इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यूनिट डिस्प्लेसमेंट यानी x बराबर 1 के लिए स्प्रिंग फोर्स का जो मान है वही क्या कहलाएगा, के। x बराबर 1 के लिए स्प्रिंग फोर्स का मान k है ना, चूंकि k बराबर स्प्रिंग फोर्स बाय x, इफ x बराबर 1 देन स्प्रिंग फोर्स, देन k बराबर क्या, स्प्रिंग फोर्स। चूंकि k बराबर क्या है, स्प्रिंग फोर्स बाय x, अगर x का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो k बराबर क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, यही छोटा सा स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, ये और ये। ठीक है, इसको लिखा जाए, उसके बाद तब हम लोग इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। हेडिंग दिया जाए कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, पहले समझते हैं हम लोग, फिर लिख लेना। ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन में क्या होता है कॉन्सेप्ट इसका, जरा ये जाने रहेंगे तो आगे टॉपिक है फ्रिक्शन वगैरह, वो सब पढ़ने में सुविधा होगा। क्या होता है इंक्लाइंड प्लेन, इस तरीके से ऐसा, इसमें यहां पर बैठ करके यहां पे कोई चीज को रख देंगे तो धीरे धीरे स्लाइड करके क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अच्छा ठीक, इसका ये जो सरफेस है ये पूरी तरीके से स्मूथ है, अभी स्मूथ सरफेस है, यहां पर कोई ब्लॉक या कोई चीज रखेंगे तो स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। ठीक, इसके बारे में जरा सा हम लोग समझते हैं। यहां पर हर एक चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रख दिए, मान लिया जाए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसका मास है m, m यहां पर क्या है, m बराबर मास। ठीक है, m मास का कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे रखा रहेगा, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना कि रखा रहेगा, तो इसमें नीचे की तरफ क्या होगा, इस पर ये एकदम बीच का सेंटर है इसका। ठीक है, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, mg, नीचे की तरफ mg ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, तो मान लिया जाए ये सारा का सारा यहां पे इस तरीके से ये पॉइंट के जैसा इसको मान करके हम पढ़ाई करते हैं। ये कोई ब्लॉक है जो कि क्या, इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिए, मान लिया जाए ये इस तरीके से है, यहां पे ऐसे करके देखते हैं, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान करके पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे ये यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको क्या मान लिए है, एक पॉइंट के जैसा एक ऑब्जेक्ट मान करके हम लोग सोच रहे हैं, जरा पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के सोच रहे हैं। किसको, एक ब्लॉक को, एक लकड़ी का टुकड़ा है यहां पे, उसको रखेंगे, छोड़ देंगे तो स्लाइड करके नीचे आएगा। अच्छा ठीक, तो इसमें देखा जाए यहां पे यही एक स्लाइड करने वाला ये एक टुकड़ा है इस तरीके से। ठीक है, ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास क्या है, m क्या है, मास ऑफ गिवन ब्लॉक, ये जो दिया गया ब्लॉक है उसी का मास हो गया है। इसमें देखो जरा सा अच्छे से, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल यहां पर है थीटा, कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है तो ऐसे एंगल तो बनाएगा,
मान लिया जाए थीटा एंगल है। अच्छा, इस इंक्लाइंड प्लेन में नीचे के तरफ एक फोर्स काम करेगा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। नीचे की तरफ क्या, mg। अच्छा ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये ब्लॉक इस तरफ स्लाइड करता है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है ब्लॉक के ऊपर, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक टुकड़ा क्या करेगा, इसको इस तरफ स्लाइड करके लेके जाएगा। यहां पे ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल तो मेरा क्या है, 90, ठीक है। अच्छा, इस mg का एक टुकड़ा इधर तोड़ेंगे तो एक टुकड़ा इसके परपेंडिकुलर होता है। दो टुकड़ा जब भी तोड़ते हैं हम लोग किसी फोर्स का कंपोनेंट जब तोड़ते हैं, दो टुकड़ा, तो दोनों टुकड़ा आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। एक एक्स एक्सिस तो एक वाई एक्सिस, मतलब दोनों टुकड़ा आपस में परपेंडिकुलर। तभी ना हम लोग वेक्टर को तोड़ते थे, हम लोग पहले भी कर चुके थे। फोर्स वगैरह ऐसे लगाते हैं तो एक टुकड़ा ऊपर उठाता है, एक टुकड़ा आगे ले जाता है। क्या, अगर धुंधला धुंधला याद हो तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा जरा सोचो तो, 90 माइनस थीटा। क्योंकि ये अकेला 90, तो इन दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 90। क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो ये 90, तो इन दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए। तो यानी ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तब ना 90 माइनस थीटा में क्या जोड़ देंगे, 90 माइनस थीटा में थीटा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये थीटा है, तो ये क्या है, 90 माइनस थीटा। अब देखो तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी इन दोनों के बीच का कोण, टोटल कोण कितना है, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा इन दोनों के बीच का कोण है, तो बाकी बचा ये क्या है, थीटा। अब जोड़ो, ये और ये को जोड़ो तो 90 हो जाएगा। 90 माइनस थीटा में थीटा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90। 90 माइनस थीटा में थीटा जोड़ते हैं तो क्या आता है, थीटा की 90। ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। पहले ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, इस पर पहले थोड़ा अच्छे से हो जाए, उसके बाद चर्चा तब बात करेंगे। बहुत ज्यादा इसमें ज्योमेट्री अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बढ़िया, तब ज्यादा ये होता है। अगर ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या क्या बात बोल रहे हैं, इसमें अच्छे से समझना है, बढ़िया से। होता है कंफ्यूजन, फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, इसमें कोई ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है m मास का, ठीक है। तो इसको पॉइंट के ऐसा अगर सोचे तो इस पर नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा, mg। नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है क्या लगता है, mg। अच्छा ठीक है, यहां पे एंगल है थीटा, ठीक। अच्छा, तो ये एंगल मेरा 90। अच्छा, फिर से ध्यान से देखो, समझो। अगर ये 90 है तो इसको और इसको जोड़ के मेरा कितना, 90 होना चाहिए। तब ना थीटा प्लस ये, मान लिया जाए इस एंगल का नाम रख दिए x, नाम रख दिया x। अब ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग थीटा प्लस x प्लस 90 करें तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो हमको x पता करना है, जरा x पता करते हैं कितना होगा। देखो तो x बराबर क्या लिखेंगे, 180 माइनस 90 माइनस थीटा। ये दोनों को उधर भेज दिए तो माइनस में हो गया। अच्छा ठीक है, चलो अब x बराबर क्या, 180 माइनस 90 कितना होता है, 90 माइनस थीटा। तो x का मान क्या आया, 90 माइनस थीटा। चलो ठीक है भाई, ये x बराबर है मेरा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक काम करें,
इसके ऊपर यहां पे ऐसे परपेंडिकुलर डाले, ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर, अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये एंगल का नाम क्या है, एक्स, और ये एंगल का नाम रख देते हैं वाई। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई बराबर 90 होना चाहिए। क्यों 90 होना चाहिए, क्योंकि ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है। इसी के ऊपर हम क्या किए हैं, एकदम सीधा परपेंडिकुलर खींचे हैं, तो ये एक्स और ये वाई दोनों को जोड़ के क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अच्छा ठीक है, चलो तो एक्स का मान कितना हम लोग निकाले हैं, 90 माइनस थीटा। एक्स के जगह पे लिख देते हैं 90 माइनस थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90। अब देखो तो y बराबर क्या आएगा, 90 इधर तो था ही, ये सब उधर घट चला जाएगा, तो 90 उधर जाएगा तो माइनस 90, अब माइनस थीटा उधर जाएगा तो प्लस थीटा, दोबारा नहीं बताएंगे, ध्यान रहे, प्लस थीटा। तो y बराबर ये कट गया दोनों, क्या हुआ, y बराबर थीटा, यानी y का मान क्या है भाई, थीटा। y का मान, बुझ रहे बात ये सब। तो यानी कि हम समझे अगर ये थीटा है, ये इधर ये खींचे तो ये 90 माइनस थीटा, लेकिन ये क्या हुआ, थीटा। तो यानी थीटा यहां पे कौन कौन है, एक ये थीटा है और एक ये थीटा है, बस यही ध्यान रखना है। जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होगा वही एंगल इस पर डाला गया परपेंडिकुलर इस नीचे के साथ mg के साथ बनाएगा ये। यानी अगर इसी फ्रेश फोटो को एकदम दिमाग में इसको रखना, अभी हम इसको मिटा करके एक फ्रेश फोटो बना रहे हैं। यहां पे देखो, यहां पे इस फोटो को ध्यान रखना, अब इसमें क्या क्या चीज कर दिए सब आ गया। यहाँ पे ढेर सारा ये था ना, एक्स वैक्स ये वो वाई जेड, इतना ज्यादा नहीं करना है, सब था समझने के लिए, छोड़ो। अब यही चीज था। अच्छा, यहां पर जो यहां पर ब्लॉक रखा हुआ था ना, इसमें नीचे की तरफ क्या फोर्स लगता है, mg, ये एंगल है थीटा। अच्छा ठीक है, उसके बाद तो कंपोनेंट टूटा था ना, mg का एक इस तरफ ऐसे तोड़ेंगे और इस तरफ भी तोड़ेंगे, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर, तो ये एंगल हमारा कितना आया, थीटा, ये एंगल हमारा थीटा है ना, ये हमारा 90, ये हमारा क्या था 90 माइनस थीटा, लेकिन वो एंगल क्या बन गया था, थीटा, ऐसे करके था ना सारा चीज। अच्छा ठीक है, चलो अब एक बात आगे करते हैं, ध्यान से देखो, mg है, इधर फोर्स लग रहा है mg, mg का कंपोनेंट जिधर थीटा रहता है उधर क्या तोड़ते हैं, mg cos थीटा, जिधर थीटा उधर cos लेते हैं। तो इसका कंपोनेंट अगर इधर तोड़ेंगे, mg का कंपोनेंट इधर क्या होगा, mg cos थीटा, और mg का दूसरे तरफ जो तोड़ेंगे mg sin थीटा, जिधर थीटा रहता है, याद करो ऐसे करके था, यहां f रहता था, ऐसे ऐसे कंपोनेंट तोड़ते थे, ये थीटा था, f था, तो इधर होता था f cos थीटा, इधर होता था f sin थीटा। ये चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन, उसमें एक टॉपिक था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वहां पे हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो वही सब चीज का यूज करेंगे यहां पे। तो यानी एक बात समझ में आया यहां पे, इसके बाद हम लोग को कि चलो ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है ना, तो इसमें हम लोग को क्या होता है, mg फोर्स ऐसे है, तो इस mg फोर्स का एक टुकड़ा इधर लगेगा और एक टुकड़ा इधर। अच्छा, ये ब्लॉक के ऊपर इस तरफ फोर्स लग रहा है mg cos थीटा, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इंक्लाइंड प्लेन को दबाएगा, जिस कारण इंक्लाइंड प्लेन भी वापस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स का जो नाम होगा वो होगा नॉर्मल फोर्स। ये इंक्लाइंड प्लेन भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स,
नॉर्मल फोर्स। यहां पर ना ब्लॉक इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल बराबर क्या है, mg cos थीटा। हेयर mg cos थीटा, ये मेरा नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। और ये जो mg साइन थीटा है, इसके कारण ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। mg साइन थीटा ड्यू टू mg साइन थीटा ब्लॉक विल स्लाइड डाउन। नीचे की तरफ स्लाइड जो करेगा वो किस फोर्स के कारण करेगा, mg साइन थीटा के कारण। ये ब्लॉक नीचे की तरफ किस फोर्स के कारण जाएगा, mg साइन थीटा के कारण। तो हमेशा ध्यान रखना कि इंक्लाइंड प्लेन के केस में, नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके से, तो ये mg cos थीटा बराबर क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल का मान किसके बराबर, mg। और ये ब्लॉक इस तरफ जो जाएगा किस फोर्स के कारण जाएगा, mg साइन थीटा के कारण। तो इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा यहां पर, हेयर एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक पे, mg साइन थीटा, इसी के कारण नीचे आ रहा है, mg नहीं, mg साइन थीटा के कारण नीचे आ रहा है। तो फोर्स यहां पे mg साइन थीटा भागा उसका मास क्या है, m, कट गया। तो हाँ, तो एक्सेलरेशन जो आया वो g साइन थीटा। यानी इंक्लाइंड प्लेन जब रहेगा, कोई ब्लॉक को ऐसे छोड़ देंगे, तो यहां पे ऐसे छोड़ देंगे, तो जब वो नीचे स्लाइड करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g साइन थीटा। मान लिया जाए यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, और तब हमको पूछेगा कि कितना समय में डिस्टेंस तय करेगा, तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे, उसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला g साइन थीटा लेंगे। कभी भी इंक्लाइंड प्लेन के केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला g साइन थीटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, g साइन थीटा। तो याद रहे, mg साइन थीटा फोर्स के कारण ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करता है, और नॉर्मल फोर्स का मान कितना होता है, mg cos थीटा। ये बहुत खास बात है ना, थीटा बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा। इंक्लाइंड प्लेन का ये थीटा बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते जब पूरा एकदम खड़ा कर देंगे तो g एक्सेलरेशन से गिरेगा, थीटा का मान 90 हो जाएगा। ये होते जाएगा, ऐसे जाते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, थीटा 90, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो साइन 90 1, तो खाली एक्सेलरेशन g के बराबर, साइन 90 1 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन g के बराबर। यानी सीधा एकदम ऐसे खड़ा हो गया तो सीधा गिरेगा ना, ये सब चीज है। तो एक्सेलरेशन इतना होता है और नॉर्मल फोर्स का मान इतना होता है, लिखा जाए इसको। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसे दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़